नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस दिन से मेरी बेटे की शादी हुई थी और मेरी बहू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से ही मेरी बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर से मैंने सभी टेस्ट करवाए थे, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल ही आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहू दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। परेशान होकर मैं अपनी बहू को बहुत ही अच्छे और पहुँचे हुए बाबाओं के पास लेकर जाने लगी। मुझे लगा कि कहीं मेरी बहू पर कोई बुरा साया या बुरी नजर ना पड़ गई हो, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरी बहू की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम कविता है और मेरा एक ही बेटा है। मेरा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वह कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं भी अब मायूस होने लगी थी। मेरा बेटा तो दिन रात उदास रहने लगा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अमित, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, ऊपर वाला पर भरोसा रखो। एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। और मेरी इसी बात को मानकर मेरा बेटा लगातार मेहनत किए जा रहा था। मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखा। एक दिन मैं अपनी बहन के घर जा रही थी कि तभी मैं एक सुनसान जगह से गुजरी। चारों तरफ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी सुनसान जगह पर मेरा दिल घबराने लगा कि तभी मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की, जिसकी उम्र यही कोई 19-20 साल की रही होगी, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरा दिल घबराने लगा। आखिर सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है? पहले तो मैंने सोचा कहीं कोई पागल तो नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई। उसको इस वीरान जगह में छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं हुआ। मैं उसके पास गई और उसे आवाज देकर बोली, बेटी, रात के समय तुम इस वीरान जगह में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बहुत जोर जोर से रोने लगी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की और उससे उसकी इस हालत की वजह पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत रहम आ रही थी, जो रात के इस समय अकेली कितनी सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। मैंने उसे उसके घर वालों के बारे में पूछा तो वह रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम राधिका है, मैं गांव से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? मेरी बात सुनकर वह और भी रोने लगी। कहने लगी कि मेरे माँ बाप एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने एक बूढ़े आदमी से कर्ज ले रखा था, जिसके बदले अब वह मेरा सौदा करना चाहते थे। मैंने अपने मम्मी पापा के पैर पकड़ लिए कि मुझे इस नर्क में मत धकेलो। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। इससे तो अच्छा आप मेरा गला दबा दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्हें मेरे आंसुओं पर भी दया नहीं आई। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं जिद पर अड़ गई कि मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी, तो फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वह लड़की अपने ऊपर बीते हुए अत्याचार और दर्द मुझे सुना रही थी और फिर आखिर में सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि बेटा, ऊपर वाला तुम्हारे माँ बाप को अक्ल दे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझा दूंगी कि हर समय एक सा नहीं रहता। ऐसे में अपनी बेटी की कुर्बानी मत दो, कोई दूसरा रास्ता निकालो। और फिर इस तरह जवान बेटी को घर से निकालना कोई हल नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मुसीबत को बुलावा देना होता है। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस समय मैं उसे लेकर गांव नहीं जा सकती थी। मैंने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बहन के घर ले आई। मेरी बहन ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसे राधिका की सुनाई हुई कहानी सुना दी थी। उस लड़की पर दुख भरी नजर डालकर बोली, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं।
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी जवान बेटी को रात के समय घर से निकाल देते हैं। उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता। मेरी बहन ने उस लड़की को दया भरी नजरों से देखा। मेरी कोई बेटी नहीं थी। मुझे राधिका को देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। पूरी रात हमने अपनी बहन के घर गुजारी। मेरी बहन ने मुझे और राधिका को खाना वाना खिलाया। खाना खाकर हम सो गए। अगली सुबह उसके बताए गए पते पर मैं उसे लेकर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा एक नौजवान लड़के ने खोला था। राधिका उसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने राधिका से पूछा, क्या यह लड़का तुम्हारा भाई है? तो राधिका ने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, मैं इस लड़के को नहीं जानती। फिर आगे बढ़कर उस लड़के से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। उस लड़के ने हमें बताया कि वह तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। यह मकान हमने खरीद लिया है और अब से यह मकान हमारा है। उस लड़के की बात सुनकर राधिका अब और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी इस किस्मत की हेराफेरी पर हैरान थी। आखिर ऊपर वाला को क्या मंजूर था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपने दिल में उसके माता पिता की गंदी सोच पर हैरान होती हुई राधिका को अपने घर ही ले आई। मैं उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती। यह मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मेरे साथ राधिका को देखकर मेरा बेटा बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने मुझसे सवालिया नजरों से राधिका के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि फिलहाल तो यह लड़की हमारे साथ ही रहेगी। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वह अपने छोटे से कमरे की तरफ जाने लगा। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने राधिका को अपने कमरे में बिठाया और अमित के कमरे में चली आई, जहां अमित बहुत ही गुस्से से अपनी चीजें उलट पुलट कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि अमित को लड़कियों से पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा चिढ़ थी। अपने आप में रहने वाला इंसान था, लड़कियों से दूर भागता था। मैं अमित के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी। बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर अमित ने कहा, मम्मी, यह लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आए हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा, वह बेसहारा लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर अमित उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला कि मम्मी, आप बहुत भोली हैं। आपको क्या पता कि दुनिया में कैसे कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं? क्या पता यह लड़की भी फ्रॉड हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अभी तो हमारे हालात वैसे भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर घर का खर्चा चलता है। ऐसे में एक नई मुसीबत आपने लाकर सर पर बिठा दी। मैं किसी भी नई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि बेटा, यह लड़की बहुत मासूम है, चेहरे से तो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगती, और अगर कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। मेरा बेटा तब भी नहीं मान रहा था। आखिर मैंने उसे अपनी कसम दी, तब जाकर उसने राधिका को घर में रहने की हामी भरी। अब मैं थोड़ा सुकून से थी कि कम से कम राधिका को एक सहारा मिल गया था। अगर वह ऐसे ही बेसहारा गलियों में घूमती रहती तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आज के समय में तो इंसान नहीं, भेड़िया बसते हैं जो अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हालात में मैं उसे सड़क पर अकेला कैसे छोड़ सकती थी? जो कुछ भी होगा ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। राधिका को मेरे पास आए 1 महीने हो गए थे। वह मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाती और मेरी खूब सेवा करती थी। मुझे तो जैसे ऊपर वाला ने एक बेटी दे दी थी। राधिका मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कहती, अगर आप मुझे सहारा नहीं देती तो मैं कहाँ जाती? आप तो मेरी सब कुछ है। मैं आपकी जितनी सेवा करूं उतनी ही कम है। वह मेरा इतना ख्याल रखती कि कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही गर्व होने लगता कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे जो मुझे ऊपर वाला ने राधिका के रूप में एक बेटी दे दी थी। राधिका मेरे घर में बहुत खुश थी। राधिका को खुश देखकर मैं भी खुश थी।
लेकिन मैं अपने बेटे अमित के लिए परेशान भी थी। वह राधिका से पहले की तरह चिढ़ता तो नहीं था, लेकिन राधिका फिर भी उसके सामने आने से बचती थी। बहुत जरूरी काम होता तभी उसके सामने जाती, नहीं तो अमित के घर में आते ही वह इधर उधर हो जाती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह अमित का डर अपने दिल से निकाल दे। अमित मेरा बेटा है और बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं राधिका को क्या हो गया था कि वह अमित के सामने से हमेशा बचती थी। उसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज पर गौर किया था कि राधिका अब अमित को बुरी नहीं लगती थी। मैंने अमित की आंखों में अब राधिका के लिए प्यार देखी थी। वैसे तो मेरा बेटा लड़कियों से दूर भागता था और मेरे दिल को यही डर सताता था कि पता नहीं मेरा बेटा शादी भी करेगा या नहीं। अमित मेरा इकलौता बेटा था, अगर वह शादी नहीं करता तो फिर मेरा तो पूरा वंश ही खत्म हो जाता और फिर मेरे बाद तो मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मैंने अमित की आंखों में राधिका के लिए प्यार देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यही अच्छा मौका है अमित को रास्ते पर लाने का। लेकिन मैं डायरेक्ट तो अमित से बात नहीं कर सकती थी। अमित के दिल का हाल जानने के लिए मैंने अपने मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली से राधिका के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे कहने के अनुसार मेरे घर राधिका का रिश्ते लेकर भेज दिया। रिश्ते वालों को राधिका पसंद आ गई थी। उन्होंने तो यह भी कहा कि हम अभी राधिका को अंगूठी पहना देते हैं और राधिका को अपनी बहू घोषित कर देते हैं, लेकिन मैंने ही उन लोगों को रोक दिया। अब लोग अगले हफ्ते आने का बोल कर चले गए। मैं अमित के हाव भाव देखना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं जब अमित को राधिका के रिश्ते के बारे में बताऊंगी तो वह जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा और फिर मैं अमित के दिल का हाल जान पाऊंगी कि आखिर अमित के मन में चल क्या रहा है। शाम को जब अमित घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैंने राधिका का रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते वह राधिका उंगली में अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर अमित का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। कहने लगा, मम्मी एक बार तो आप मुझसे भी पूछ लेती। मुझसे पूछे बिना ही आपने राधिका का रिश्ता तय कैसे कर दिया। मैंने अनजान बनते हुए कहा, अमित तुमसे पूछने वाली क्या बात थी, तुम कोई उसके सगे रिश्तेदार तो हो नहीं कि तुमसे पूछना जरूरी था। मैंने राधिका को इस घर में सहारा दिया था, तुम भी राधिका की वजह से अपसेट हो गए थे। मैंने सोचा कि अब राधिका की शादी कर दूं तो तुम भी थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करोगे। मेरी बात सुनकर अमित ने अपना सर झुका लिया। मैं उसकी अगली बात का इंतजार करने लगी और फिर अमित ने बोल ही दिया, मम्मी मैं राधिका को पसंद करने लगा हूँ और राधिका से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मैं उसे घूरने लगी और बनावटी गुस्से से बोली, नालायक तू तो उस बच्ची से चिढ़ता है तो अब कैसे शादी की बात कर रहा है। मैंने उसके सर पर हल्की सी चपेट लगाई। वह मेरे करीब खिसक आया और मेरे बनावटी गुस्से को नजरअंदाज करके बोला कि मम्मी मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। यह कहकर वो कमरे से निकल गया और मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। अमित तो मान गया था, लेकिन अब समस्या राधिका की रजामंदी की थी। मैं जानती थी कि राधिका मेरी बात पर इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि राधिका शुरू से ही अमित से डरती आ रही है, तो फिर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के बारे में शायद वह सोच भी नहीं सकती। उसके लिए एक बड़ा फैसला होगा। सुबह होने के बाद मैंने राधिका को अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी। मैंने कहा, राधिका क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप तो मेरी माँ हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने राधिका के हाथ अपने हाथों में थाम ली। मैंने कहा, राधिका क्या तुम मेरे बेटे अमित से शादी करोगी? मेरी बात सुनकर राधिका ने झटके से अपना सर ऊपर उठाया था। ऐसा लगा कि जैसे उसे करंट लगा हो। वह जल्दी से ना में सिर हिलाने लगी। राधिका शायद अभी डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि अमित बुरा नहीं है, लड़कियों से नफरत के पीछे एक बड़ी वजह है और वह है उसकी बुआ। अपने बुआ के गलत करतूतों की वजह से अमित हर लड़की से नफरत करने लगा। उसकी बुआ ने बहुत बड़ा कांड किया था और जिसकी वजह से उसकी बुआ को खानदान से निकाल दिया गया था। बस इसीलिए औरत जात से चिढ़ने लगा था और लड़कियों से दूर रहता है। मेरी बातों से राधिका का दिल थोड़ा शांत तो हो गया था।
लेकिन वह अभी कुछ और डरी हुई थी। मैंने राधिका से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, जो बात बात पर तुम्हें भला बुरा कहता था और नफरत से तुमसे बात करता था। अब तो तुमने खुद महसूस किया होगा कि अमित बदल चुका है, वह तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी बातों ने उसके दिल पर छाई धूल साफ कर दी थी। कहने लगी कि मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे लिए माँ हैं। आपने तो उस समय मेरा साथ दिया जब मेरे माँ बाप ने भी मुझे त्याग दिया था। राधिका की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि ऊपर वाला ने मुझे बहुत ही अच्छी बहू और बेटी दोनों ही दे दी थी। मैंने अमित और राधिका की शादी तय कर दी और फिर राधिका और अमित की शादी का दिन भी आ गया। दोनों की शादी मैंने धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत ही खुशी से की थी। मोहल्ले के सारे घरों में मैंने दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया था। शादी के बाद अमित ने राधिका का बहुत ध्यान रखा था, उसके खाने पीने का, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा था। लेकिन यह एक बात अब मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और वो थी राधिका की सेहत, क्योंकि राधिका की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वह थोड़ा सा भी काम करती तो हाफ जाती थी। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि राधिका की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी, उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर लेती, लेकिन अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। अमित मेरी राधिका से उम्र में थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन वह राधिका का पूरा ख्याल रखता। मुझे याद है शादी का वह दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी। शादी से कुछ दिन पहले मैंने राधिका को अपने बहन के घर भेज दिया था और राधिका वहीं से दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। उस समय राधिका बहुत खुश थी। शादी के बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन वह खामोश रहने लगी थी। जो काम करने को कहती बस खामोशी से कर देती, कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, काम करती और चली जाती। मुझे अब उसकी चिंता सताने लगी थी। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। बस उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। अमित उस दिन घर आया तो मैंने उससे राधिका की तबीयत के बारे में पूछा। साथ ही मैंने उसे बताया कि आज तो राधिका की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वह अपने कमरे में सो रही थी। अमित राधिका के कमरे में गया और उसे उठाकर बिठाया और बहुत ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने लगा। उस समय राधिका की हालत बहुत खराब हो रही थी। अमित ने सीसी निकालकर शहद चटाया। मैं नोटिस कर रही थी कि शादी के दूसरे दिन से ही अमित राधिका को शहद चटाता था और उसके बाद उसे छत पर भी ले जाता था। मैं बहुत हैरान होती और उससे पूछती, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। मैंने भी सोचा था कि वह राधिका का पति है, राधिका से प्यार भी करता है, तो वह उसके साथ कुछ गलत तो करेगा नहीं। राधिका अब फिर से लेट गई थी। अमित भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। मैं कुछ देर वही राधिका के पास बैठी रही और फिर उठकर बाहर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी बहू मेरे पास बैठी हुई थी कि अचानक बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गई। उस समय अमित घर पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अमित को फोन करके बुलाया। अमित उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने राधिका का चेकअप किया और कहा कि दिमागी दबाव की वजह से बेहोश हो गई है। लगता है आपकी बहू दिमाग पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर लेती है, इसीलिए शायद बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आ गया था। मेरा बेटा राधिका को घर ले आया। मैंने राधिका के लिए जूस बनाया और कमरे में लेकर चली आई। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा अमित राधिका के गले में एक पीले रंग का धागा बांध रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और उससे उस धागे के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, अमित तुम्हें राधिका को क्या पहना रहे हो? तो वह बोला, मम्मी देखो ना, राधिका आए दिन बीमार रहती है और कमजोर भी होती जा रही है, इसलिए मैं यह बहुत ही बड़े पंडित जी से यह धागा लेकर आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ खटक सा गया था। मुझे लगा कि जैसे अमित मुझसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैंने कुछ और ज्यादा बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद अमित मुझे कुछ नहीं बताएगा। बेकार में पूछने से कोई फायदा नहीं था।
मैं राधिका के सिरहाने बैठी उसका सर सहलाती रही। मैंने तमाम बुरे ख्यालों को अपने दिल से और दिमाग से निकाल दिया और राधिका की अच्छी सेहत के लिए ऊपर वाला से प्रार्थना करती रही। अगले दिन तक राधिका की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। दोपहर के बाद में बाहर आई तो देखा अमित दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। यह अमित का अब रूटीन बन गया था। वह हर मंगलवार को शादी के कुछ दिन बाद से ही दाल वाला शॉपर लेकर कहीं जाता था। मैं कई बार उससे पूछ चुकी थी कि अमित तुम यह दाल लेकर कहाँ जाते हो, तो वह कहता कि मम्मी बस किसी को जरूरत है तो मैं जरूरतमंद की मदद करता हूँ। अमित की ऐसे ही हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। आज रविवार का दिन था, अमित घर पर ही था। रात के समय मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा अमित राधिका को लिए छत पर जा रहा था। मुझे कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी फौरन उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची और जो सामने का दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान खींच ली हो। अमित ने राधिका को एक गोल घेरे के अंदर लिटा दिया था, लेकिन यह देखकर तो मैं और भी ज्यादा कांप गई थी कि राधिका होश में नहीं थी, वह बेहोश थी। राधिका गोल घेरे के अंदर लेटी हुई थी। अमित ने उसके माथे पर ना जाने क्या क्या लपेट रखा था और उसके सामने बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। अमित ने मन ही मन कुछ पढ़कर राधिका के ऊपर फूंका और देखते ही देखते राधिका का पूरा शरीर झटके खाने लगा था। यह सब देखकर जोर से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख पर अमित के ने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहाँ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई और जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस वक्त मुझे अमित अपने होश में नहीं लग रहा था, अजीब पागल सा लग रहा था। फिर मैंने उसके बाद उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। वह भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, बेगैरत इंसान, यह सब तू क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक मासूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी राधिका को ठीक कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मेरे चेहरे से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। मेरी हालत को देखते हुए अमित ने राधिका पर कुछ पड़कर फेंका और तभी राधिका का शरीर जो अब तक झटके खा रहा था एकदम शांत हो गया। मैंने अमित को एकदम से हिला डाला। मैंने कहा, यह सब क्या है? अब ऐसे ही मुंह बंद किए खड़े रहोगे या मेरी बात का जवाब दोगे? मेरी बात सुनकर अब अमित रोने लगा था। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। मैं खामोशी से सुन रही थी। मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजब सी कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं राधिका के साथ शादी से पहले ही रिश्ता कायम करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी राधिका के साथ ये सब करने की कोशिश करता तो राधिका मुझसे दूर भागती और मुझे ऐसा करने से रोकती थी। एक दिन उसने मुझे धमकाया कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। तो उल्टा मैंने उसे धमकाया कि अगर तुम मेरी माँ को बताओगी तो उल्टा मैं अपनी माँ को कहूँगा कि यही लड़की मेरे ऊपर डोरे डालती है, मुझ पर गलत निगाह रखती है और जाहिर सी बात है वह मेरी माँ है, मेरे ऊपर विश्वास करेगी और अगर ऐसा हुआ तो वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। मेरी बात सुनकर राधिका डर गई थी। इस घर के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था और वह इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप वो इसी घर में पड़ी रही और मेरे खिलाफ उसने कोई आवाज नहीं निकाली। लेकिन अब भी मैं अपना मकसद पूरा करने में नाकाम था। वह मेरे हाथ नहीं आ रही थी, वह हमेशा मुझसे बचती रहती। मैंने भी सोच लिया था कि राधिका को हासिल करके ही रहूंगा और जब आपने मुझे बताया कि आपने राधिका की शादी तय कर दी है तो यह मेरी जिद ने गवारा नहीं किया। मैंने सोच लिया था कि राधिका को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे कैसे भी करूं। और फिर मैंने राधिका से शादी करने की बात कही थी। मैंने सोच लिया था कि राधिका से शादी करने के बाद और उसे हासिल करने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। और यही बात शादी की पहली रात ही मैं अपने दोस्त से फोन पर कर रहा था, लेकिन राधिका ने मेरी यह बात सुन ली थी और शादी की पहली रात राधिका ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। इस बार राधिक ने चालाकी की थी। मेरी आवाज उसने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। जब मैंने राधिका को धमकाया तो कहने लगी,
कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं यह रिकॉर्डिंग तुम्हारी माँ को सुना दूंगी। और यहीं पर मैं कमजोर हो गया था। शादी के इतने महीने बाद भी मैं राधिका को पा नहीं सका था। राधिका मुझे समझाने की कोशिश करती थी, अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरी खातिर ना सही तो अपनी माँ की खातिर भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। लेकिन मुझे राधिका की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने तो जो सोच लिया था उसे पूरा करना ही मेरा मकसद था। लेकिन राधिका अब दिन ब दिन मेरे लिए जिद बनती जा रही थी। मैं चाहता तो राधिका को जबरदस्ती हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि राधिका खुद मुझे सौंपेगी और मैं उससे ऐसा करवा कर रहूंगा। और फिर मैंने एक बाबा की मदद ली। उस बाबा के बताए हुए सारे काम मैं करने लगा। वह शहद भी उन्हीं बाबा ने दिया था कि यह रोज अपनी पत्नी को चटाया करना। रोज मंगलवार को एक पैकेट डाल श्मशान घाट में डाल दिया करना। मैं बाबा के बताए हुए सारे काम कर रहा था। यह सारे काम मुझे 40 दिन तक करने थे। 40 दिन के बाद राधिका खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे अपने आप को सौंप देती। लेकिन इससे पहले ही आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अमित के मुंह से यह भयानक सच्चाई सुनकर मेरा सर चकरा गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमित मेरा बेटा है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऊपर वाला ने मुझे अमित जैसी औलाद दी थी। इससे तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही रहती। मैंने एक जोरदार थप्पड़ अमित के मुंह पर दे मारा। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? जिस बेसहारा लड़की को तेरी माँ ने सहारा दिया, उसे अपनी बेटी बनाया, तेरी जिंदगी में शामिल किया, तूने उसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ऐसी बहू और पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना सब कुछ चुपचाप सहती रही और उसने मुंह नहीं खोला। वह तुझे लाइन पर लाने की कोशिश करती रही और तू उसे बर्बाद करने पर तुला रहा। राधिका को अब कुछ होश आने लगा था। मैंने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे नीचे कमरे में ले आई। उसे बेड पर बैठाया और मैंने उससे रो रो कर माफी मांगी। राधिका को समझ आ गया कि मुझे सच्चाई की पता चल चुकी है, तो वह भी अब मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, राधिका मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तेरी गुनहगार हूँ। राधिका ने मेरे जुड़े हुए हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, आपने मेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरी किस्मत ने ही मेरे साथ गलत किया है। आपने तो मेरे साथ जो किया वह मेरी भलाई के लिए किया था। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरी किस्मत में ना माँ बाप का प्यार था और ना शादी के बाद पति का प्यार मिला। लेकिन ऊपर वाला ने आपके रूप में मुझे माँ दी है और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं अमित के सारे जुल्मों को सहती रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद अमित सही रास्ते पर आ जाएगा। मैं अमित के पास गई। मैंने कहा, अमित तुझे ऊपर वाला की सौगंध है, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। जिस दिन तुझे लगे कि तू मेरे बहू के काबिल हो गया है, तो उस दिन तेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन तुझे ऊपर वाला की सौगंध है, बुरे ख्याल के साथ इस घर में दाखिल हुआ तो तुझ पर ऊपर वाला का कहर टूटेगा। जब तक राधिका के काबिल खुद को न कर ले, इस घर में कदम मत रखना। अमित सर झुकाए घर से निकल गया। अब घर में मैं और मेरी बेटी राधिका रहते हैं। हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। राधिका ने एक नौकरी कर ली है। धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक होने लगी, खुश भी रहने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या अमित वापस इस घर में आएगा? दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि वह मेरा बेटा है और मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं कि अमित को सही राह पर ला सकूं। एक दिन अमित जरूर वापस आएगा और मेरी राधिका की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे अपने ऊपर वाला पर पूरा भरोसा है और उस दिन का इंतजार है जब अमित एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनकर इस घर में दाखिल होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।